नमस्कार, मैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ, मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ का अध्यक्ष एवं हिंदी विभाग अध्यक्ष पोम्पई कॉलेज अईकड़ा मंगलूर। आप सभी का सादर स्वागत करता हूं इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में। तो जैसे कि हमारे मित्र तिवारी जी ने बताया, तो यह इस व्याख्यान माला का 15वां व्याख्यान है। तो इस व्याख्यान में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी। मैं पहले आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का अपने कॉलेज की ओर से मतलब यह व्याख्यान माला चलाई जा रही है पोम्पई कॉलेज अईकड़ा मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ मंगलूरु कर्नाटक एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के संयुक्त तत्वावधान में मैं प्रथमतः प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का बहुत बहुत आदर के साथ स्वागत करता हूं। और उसके साथ हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम के भी हमारे जो सभी कार्यक्रम में अपना सहयोग देते रहते हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और श्री लाल बहादुर शास्त्री, जैसे कि हमारे मित्र ने निवेदन किया है, आप सभी से पुनः मैं निवेदन करता हूं, आप सभी कृपया अपना माइक्रोफोन म्यूट करके रखिए और किसी का भी माइक्रोफोन अनम्यूट मत कीजिए, यह हमारा आपसे निवेदन है। तो इसके साथ साथ आगे के क्रम में मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश के प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत जी का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। और उसके साथ साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी का और उसके साथ हमारे मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी का भी इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं आज का व्याख्यान के मुख्य अतिथि है प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित, जो सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं आचार्य हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं पहले श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत जी से निवेदन करता हूं कि अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करें। जैसे कि बताया गया है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप अपना माइक म्यूट करके रखिए कृपया। अपने फोन की आवाज। तो मैं डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम जी का शुभकामना के लिए स्वागत करता हूं। मैडम, आपका स्वागत है। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस वेब मंच पे सभी को सादर अभिवादन। बहुत हर्ष का विषय है कि उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाली इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला का ये 15वां व्याख्यान आज हम लोगों के बीच होगा। और हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी के विचारों से हम लोग लाभान्वित होंगे। मैं आज के वक्ता प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी एवं सभी आयोजक मंडल और उपस्थित सभी शोधार्थियों और प्राध्यापक साथियों का एवं अन्य सभी का बहुत स्वागत करती हूँ और इस संगोष्ठी की, इस व्याख्यान माला की सफलता के लिए अपनी शुभकामना देती हूँ। और जैसा कि हिंदी
भाषा विज्ञान के तो प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, सभी उनसे परिचित हैं। लेकिन मैं आज ये बात कहना चाहूंगी कि बहुत हर्ष का विषय है कि आज के इस व्याख्यान माला में आयोजक मंडल के डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के शोध केंद्र के अध्यक्ष हैं, वो उन्हीं के प्रसाद स्वरूप उनका शिष्यत्व ग्रहण करके ही आज यहाँ पर हैं। और उससे भी बड़ी प्रशंसा की बात है कि उसी शिष्य परंपरा की जो तीसरी कड़ी है वो भी यहाँ मौजूद है डॉक्टर जयशंकर जी के रूप में, जो कि लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज शोध केंद्र के हिंदी विभाग के यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं और शोध विभाग केंद्र के सचिव हैं, और अन्य अनेक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व उनके ऊपर हैं। तो मैं इसी कड़ी में प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, उनके शिष्य जो हमारे यहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, और उसी की शिष्य परंपरा में तीसरे डॉक्टर जयशंकर जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और शुभकामना देती हूँ। ये देखिए, ऐसे गुरु का शिष्य होना कितने गर्व की बात है कि उसी शिष्य परंपरा की अगली कड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपका शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आगे की कड़ी में मैं आज के मुख्य वक्ता जो प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हैं, मैं उनका परिचय देने के लिए उनके शिष्य श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी से निवेदन करता हूं कि आज के जो हमारे अतिथि वक्ता हैं उनका परिचय हमारे सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर मंजुनाथ जी। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर, बोलिए सर, आवाज आ रही है। ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है और इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के लिए भी बड़ा ही मर्मस्पर्शी क्षण है। हमारे गुरुदेव जो लगभग 60 वर्षों से हिंदी साहित्य के अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, प्रकाशन और उसके तमाम नए नए रूपों से जुड़े हुए हैं, 60 वर्षों से एक लंबी साधना उनकी है। और मेरा सौभाग्य है कि 1983 से मुझे उनके आशीर्वाद के छांव में रहने का अवसर मिला है। मैं एक ग्रामीण विद्यार्थी के रूप में उन्हें मिला था और उन्होंने जितनी सहजता और सरलता से मुझे सहेजा और गढ़ा, मैं आज आप लोगों के सम्मुख हूं। जो कुछ हूं उसी समुद्र की एक लहर हूं। निराला का विशेष अध्ययन गुरुदेव से मुझे मिला। गुरुदेव के निर्देशन पर आचार्य बद्रीनाथ भट्ट के ऊपर शोध कार्य करने का मौका मिला। गुरुदेव के निर्देशन में ही साहित्यांकिकी, साहित्यालोचन का अभिनव आयाम जैसे विषय पर उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा से मैं कुछ कर पाया। गुरुदेव का जो इतिहास है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के समानांतर चलने वाला इतिहास रहा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के काल के दौरान जब केवल छायावादी कविताओं पर परिचर्चा हो रही थी, तब गुरुदेव ने बड़े ही स्वतंत्र और मौलिक ढंग से एक अनुसंधान किया छायावादी गद्य के ऊपर, और वो 4 शीर्षकों से प्रकाशित हुई वाणी प्रकाशन से, जो प्रसाद का गद्य, निराला का गद्य, महादेवी का गद्य और पंत के गद्य के नाम से हिंदी साहित्य की आलोचना के क्षेत्र में एक कीर्तिमान के रूप में स्थापित है। गुरुदेव ने दूसरा काम छायावाद के ही क्षेत्र में किया जो शैक्षिक उन्नयन से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो हिंदी साहित्य के उन्नयन का एक आधार स्तंभ बन गया, और वो था छायावादी कविताओं का व्यावहारिक सौंदर्य शास्त्र का अनुसंधान करना। छायावाद की कविताओं का जो है व्यावहारिक सौंदर्य शास्त्र क्या हो सकता है, इसको उन्होंने बड़ी सहजता से प्रस्तुत किया। लगभग 1000 शोध पत्र अभी तक गुरुदेव के प्रकाशित हो चुके हैं, प्रसारित हो चुके हैं। इसी के साथ साथ लगभग 100 हम जैसे लोग गुरुदेव के निर्देशन में डीलिट और पीएचडी कर चुके हैं। यहाँ पर मैं केवल एक चीज रेखांकित करना चाहूंगा, जब पूरे देश में हिंदी शोध का कार्य एक घिसी पिटी परंपरा का और पृष्ठपेषण का पर्याय बनकर रह गया था,
तब गुरुदेव ने 2 पुस्तकें केवल शोध के ऊपर लिखी, शोध समीक्षा नए उपक्रम और शोध समीक्षा का व्यवहारिक जो उपागम था, उसको लेकर के आपने शोध के क्षेत्र में जो क्रांति लाई, उससे बहुत बड़े बड़े आयाम उभर करके सामने आए। गुरुदेव के शोध विषयों की जो सबसे खास विशेषता है वो यह है कि जिस विषय को उन्होंने किसी शोधार्थी को दिया, अपने किसी शिष्य को दिया, तो उसको एक ऐसे अनंत संभावनाओं के द्वार के सामने खड़ा कर देते हैं जो समझ नहीं पाता कि हम यहाँ से कितनी दूर तक यात्रा करते चले जाएंगे। तो कोई भी विषय उनका संभावनाहीन नहीं रहता, और इस तरह नहीं रहता कि केवल आप उसमें पीएचडी या डीलिट के लिए कर लें और उसके बाद आपको उसमें कुछ करने के लिए अवसर न रहे। गुरुदेव के विषय जो क्षेत्र हैं वह सब कभी रिपीट नहीं हुए। आपने भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भाषा प्रबंधन के क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया लेखन के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, राजभाषा के क्षेत्र में, भाषा प्रयोगशाला पूरे देश में पहली बार किसी ने अगर स्थापित किया और जिसके नेतृत्व में स्थापित किया गया वो डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ही हैं। संभाषण कला, स्लोगन लेखन, वाचन कला, कमेंट्री, कंपेयरिंग, डबिंग, दुभाषिया प्रविधि, विश्व हिंदी का कैसा पाठ्यक्रम हो सकता है, भारतीय भाषाओं का कैसे हम प्रशिक्षण दे करके भारत से भाषा की समस्या का समाधान कर सकते हैं, हिंदीतर राज्यों और विभिन्न देशों में जो हिंदी का साहित्य बिखरा पड़ा है उसके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा उपक्रम साधा और उसको सामने लाने का प्रयास किया। फिर भारतीय साहित्य की जो संकल्पना है उसमें क्या समेकित भारतीय साहित्य नाम की कोई चीज हो सकती है, उस पर भी उन्होंने काम किया। तमाम सारे रचनाकारों के ऊपर शैक्षिक फिल्में बनवाई। त्रिकाल इन्फॉर्मेटिक्स की स्थापना करके उन्होंने हिंदी को 21वीं सदी के क्षेत्र में स्थापित करने का पूरा उपक्रम किया। मित्रों, आज भी कहा जाता है कि हिंदी के विद्यार्थी मध्यकाल में रहते हैं, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आधुनिक पाठ्यक्रम के निर्माता के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय ही नहीं पूरे देश को नेतृत्व देने का जो काम प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने किया है उसको इतिहास याद रखेगा। हिंदी अध्ययन अध्यापन का इतिहास अगर कहीं से शुरू होगा तो उसमें डॉक्टर दीक्षित, प्रोफेसर दीक्षित का नाम जरूर आएगा। तो इस तरीके से आपने 21वीं सदी में हिंदी का कैसा कैरेक्टर हो सकता है, कैसा व्यक्तित्व हो सकता है, उसके लिए उन्होंने लगातार काम किया। उसी संदर्भ में पांडुलिपियों के संरक्षण का एक विराट उपक्रम आपने साधा और लगभग 45 ऐसे रचनाकारों को जो अल्पख्यात थे, अल्पज्ञात थे, उसकी उन्होंने पांडुलिपियां तैयार करवाई, टीकाएं लिखी, भाष्य लिखे, साहित्य, इतिहास, दर्शन पर काम किया और एक मुकम्मल पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास 4 खंडों में प्रकाशित होकर के सामने आया। हिंदी को कैसे बचाएं, हिंदी को कैसे बढ़ाएं, देश में भाषा को लेकर के जो तमाम सारे विवाद पैदा कर दिए गए राजनेताओं के द्वारा, उनमें हिंदी को बचाने और बढ़ाने का एक जो फार्मूला तैयार हुआ वो 50 सूत्रीय रूप में, 50 सूत्रों के रूप में हम लोगों के सम्मुख आता है और उससे हिंदी को बड़ी दिशा मिलती है, बड़ी गति मिलती है, बड़ा जो है उसको आत्मबल मिलता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया निराला के बारे में कि निराला जी ने अपनी कोई आत्मकथा नहीं लिखी थी और निराला की आत्मकथा को उन्हीं के साहित्य से बिना किसी अपने द्वारा, बिना कुछ अतिरिक्त प्रयोग किए हुए, उनकी कविताओं से, उनके साहित्य से जो चीजें निकाल करके सम्मुख रख करके और उसको एक विकसित प्रक्रिया में ऐसा रखा गया कि निराला की आत्मकथा निराला के द्वारा न लिखी जाने पर भी लिख उठी। एक बहुत बड़ी परिकल्पना उससे जुड़ी हुई थी। कोशों के क्षेत्र में, चाहे वो शब्दकोश हो, चाहे विभिन्न कार्यस्थलों पर प्रयोग आने वाली शब्दावलियां हो, उनका सबका संरक्षण, संग्रह करना, चाहे बैंकिंग का हो, एलआईसी का हो, चाहे वो किसी अन्य कार्यालय का हो, चाहे प्रशासनिक शब्दावली हो, चाहे वो अवधि का कोश हो, चाहे पत्र पत्रकारिता का कोश हो, एक बृहद हिंदी पत्र पत्रकारिता कोश भी, चाहे वो पाठालोचन से जुड़े विषय हो, यानी विषय की अनंतता, क्षेत्र की अनंतता और जो समर्पण है वो आज भी सब लोग जानते हैं कि प्रोफेसर दीक्षित कम से कम 24 घंटे में 17-18 घंटे आज भी साहित्य की सेवा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने केवल जीविकोपार्जन के लिए हिंदी को अपना अध्यापन का विषय नहीं बनाया था। सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने जो कार्य किया है वो अपने पुराने आचार्यों की परंपरा में किया है। वो अगर समुद्र हैं तो इतनी लहरें आज हिंदी साहित्य के रूप में, हिंदी साहित्य के अध्यापक के रूप में, यद्यपि रचनाकार होना एक अलग मामला है, आलोचक होना एक अलग मामला है, अध्यापक होना एक अलग मामला है, लेकिन उन्होंने एक साथ बहुत सारी चीजों को अपने छात्रों में दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर कि जब देश और युवा सब
जो है जूझ रहे हों कि हमारा जो उद्देश्य है अध्ययन अध्यापन का वो जीविकोपार्जन है, और जीविकोपार्जन हिंदी में केवल अध्यापक होकर के नहीं किया जा सकता। गुरुदेव ने लगभग सैकड़ों क्षेत्र तलाशे हैं जहां पर लोगों को रोजगार मिल रही है, और हिंदी की अच्छी जानकारी के आधार पर आपको कैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार जो आपके दक्षता और कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा, उस आधार पर आज का यह व्याख्यान उन्होंने गंगा कावेरी व्याख्यान माला के संयोजकों के एक विनम्र अनुरोध पर स्वीकार किया है। ये एक अद्भुत व्याख्यान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में गुरुदेव का उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के आयोजकों से आग्रह करूं कि जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने विशाल व्यक्तित्व का संक्षिप्त रूप में हमारे सामने उनका परिचय प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में हमारे साथ दक्षिण से लेके उत्तर तक बहुत से सुधी जो हिंदी प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। और इसके साथ हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं ताकि वे अपनी शुभकामनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। पुरुषोत्तम सर। पुरुषोत्तम सर। हाँ ठीक है, लगता है पुरुषोत्तम सर, लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो जिसके आज का व्याख्यान मुख्य वक्ता है प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित, जो सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं आचार्य हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। तो आज का विषय है हिंदी की रोजगार प्रकट। हिंदी से किस तरह रोजगार की संभावना हो सकती है और हिंदी पढ़ने से किस तरह की जो क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित। तो मैं उनका पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की ओर से उनका बहुत बड़े सम्मान के और आदर के साथ इनका स्वागत करता हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने वक्तव्य के लिए। हेलो, हम सुन पा रहे मेरी आवाज पहुंच रही? हाँ जी सर, आ रही। बस आवाज आ रही है। ठीक। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजक द्वय मंगलूर कॉलेज के निदेशक पुरुषोत्तम जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य वंदना जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष मेरे प्रिय शिष्य डॉक्टर शैलेंद्र भाई, मंजुनाथ जी, तिवारी जी और वे सभी मित्र जो इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं। एक बड़ा चुनौती भरा हुआ विषय हम लोगों के सामने है। आप ये महसूस करेंगे कि आज के जीवन में अर्थ की प्रधानता बहुत हो गई है। कभी कहा जाता था कि विद्या अर्थकरी नहीं होनी चाहिए, वो व्यक्तित्व के विकास के लिए होती है, जीवन मूल्यों के लिए होती है। पर आज स्थिति है सर्वे गुणा कांचनमा श्रयंती। चाहे कोई कितना ही गुण गरिमा संपन्न क्यों न हो, पर यदि आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है तो दयनीय हो जाता है। प्रचंड भौतिक भोग का युग है। ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता है कि अपने विषय को यानी हिंदी भाषा और साहित्य को किस तरह रोजगार से जोड़ा जाए।
आप देख रहे होंगे दैनिक समाचार पत्रों में, दूरदर्शन में, आकाशवाणी में, सोशल मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है, रोजगार रोजगार रोजगार। और उसका कुपरिणाम ये हुआ है कि जिसमें आजीविका का साधन नहीं है, जिससे कैरियर का निर्माण नहीं हो सकता है, जो अच्छा पैकेज नहीं दे पा रहा है, वो विषय निरादृत हो गया है। अगर सरकारी विश्वविद्यालय न होते तो आज वेदांत का अध्ययन और प्राचीन कलाओं का अध्ययन इन सारे विभागों में ताला लग गया होता। यह इससे दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जीवन का यथार्थ भी है। ऐसे ही इसमें विचार करना पड़ेगा कि इन बदली हुई परिस्थितियों में आपद धर्म के सहारे इनका निराकरण कैसे किया जाए। मैं भी मानता हूं आदर्श स्थिति यही है कि हम साहित्य का आनंद लें, मानवीय उच्चतर मूल्यों का अनुसंधान करें, लेकिन नई पीढ़ी भूखी प्यासी है, बहुत महत्वाकांक्षी है। उसको नई सभ्यता ने, विशेष रूप से संचार क्रांति ने कुछ बहुत ज्यादा भौतिक बना दिया है। परिणाम स्वरूप इस अवस्था में यदि कोई सात्विकता का, सादगी का, मितव्ययता का उपदेश देता है तो उसके गले के नीचे नहीं उतरती। उस युवा मनोविज्ञान के साथ हमको डील करना है और बीच का रास्ता निकालना। जिसको रोजगार परकता कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आज से कोई 43 वर्ष पहले, 43 इयर्स, एक विषय की कल्पना की गई। अंग्रेजी में उसको फंक्शनल कहा गया, हिंदी में उसके कई अनुवाद हुए। किसी ने प्रयोजन मूलक कहा, किसी ने प्रयोजन परक कहा, फिर प्रयोजनी शब्द चला, किसी ने कामकाजी कहा, किसी ने जीविका साधक कहा, किसी ने अनुप्रयोगात्मक कहा, किसी ने सामान्य हिंदी कहा, किसी ने कार्यालय हिंदी कहा, किसी ने रोजगार परक हिंदी कहा, किसी ने व्यावसायिक हिंदी कहा। पर इन सब में प्रयोजन परक हो या प्रयोजन मूलक हो, ये शब्द रूढ़ हो गया है। उद्देश्य ये है कि जिस ज्ञान और विद्या के माध्यम से हम जीविका अर्जित कर सकें, विद्यार्थी को भविष्य की सुरक्षा दी जा सके, ये आज की अनिवार्यता है। मैंने कहा आपद धर्म है, उस रूप में इसको स्वीकार करना होगा। गोस्वामी जी ने किसी समय कहा था, वो आज लागू हो रहा है, हर ही शिष्य धन शोक न हरि, ते गुरु घोर नरक महापरि। शिष्यों से फीस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, संस्था ले रही है, हम भी उसकी पार्टी हैं। भारी भारी शुल्क और बहुत महंगी शिक्षा, लेकिन उनकी जीविका की गारंटी नहीं है। गारंटी तो छोड़िए, अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि अगर कहीं स्वीपर की भी जगह निकलती है तो वहां पीएचडी कैंडिडेट्स भी आवेदन पत्र लिए हुए खड़े। ये दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य को केवल कोसने से काम नहीं चलेगा, इसका कहीं न कहीं व्यवहारिक समाधान भी खोजना होगा। भारत सरकार इस दिशा में सचेत है। कौशल विकास की जो योजना आई है, आत्मनिर्भरता की जो योजना आई है, प्लेसमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन केवल कानून बना देने से ही समस्या हल नहीं हो जाएगी। उसमें हमको, आपको, सबको सहभागिता करनी है। अब थोड़ा विचार कीजिए कि हिंदी भाषा साहित्य में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं। डॉक्टर शैलेंद्र ने बड़े अच्छे ढंग से उनका पूर्वाभास करा दिया। अब एक एक को व्यवस्थित रूप से समझने की आवश्यकता है, और केवल आदर्श रूप में नहीं, उसके व्यवहारिक पक्ष पर विचार करने की जरूरत है। मैंने कहा कि कोई 43 वर्ष पहले इस विषय की कल्पना की गई। उस समय वेमूर सत्यनारायण जी सांसद थे। उन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान के माध्यम से एक योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने रखी, और उसको अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी नाम दिया। उस समय उन्होंने 2 पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए थे। एक अनुवाद का एमए, यानी एमए में अनुवाद का एक प्रश्न पत्र, ऐच्छिक वैकल्पिक, और दूसरे पत्रकारिता का। ये पाठ्यक्रम कुछ विश्वविद्यालयों में लगे, लेकिन महसूस ये किया गया कि केवल एक प्रश्न पत्र में पत्रकारिता का प्रशिक्षण दे देने या अनुवाद प्रविधि सिखा देने से वो अनुवादक नहीं हो जाता, वो पत्रकार नहीं बन पाता।
मुकम्मल प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसमें सांगोपांग विवेचन और उसका अध्ययन, खासतौर से प्रैक्टिकल व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। और उसके लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता है, उसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है, उसके लिए फील्ड वर्क की आवश्यकता है, जो हमारे ढांचे में नहीं था। उस उद्देश्य से प्रेरित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोगों ने एक प्रयोग किया। हमने यह अनुभव किया कि राजभाषा क्षेत्र में हिंदी में नौकरी की बड़ी गुंजाइश है। प्रत्येक केंद्रीय कार्यालय में एक राजभाषा प्रकोष्ठ है, और आपने देखा होगा यहां से सुदूर दक्षिण तक हर हिंदीतर प्रांत में भी और उत्तर भारत में भी उसमें अनुवाद अधिकारी और राजभाषा अधिकारी के पद होते हैं। पूरे भारत में लगभग 3,500 जिनको हिंदी अधिकारी कहा जाता है या राजभाषा अधिकारी कहा जाता है। बस आवश्यकता यह है, उसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए। वो पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान प्राप्त करे, वो नोटिंग और ड्राफ्टिंग सीखे, वो पत्राचार के विभिन्न नमूने सीखे, और अब तो कंप्यूटरीकरण बहुत जरूरी हो गया है, तो यांत्रिक हिंदी का जो रूप है उसमें भी अभ्यास करे, तब वो अखिल भारतीय प्रतियोगिता उत्तीर्ण कर सकता है और अच्छी नौकरी मिल सकती है। फिर उसके बाद उत्तरोत्तर विकास होता चला जाएगा। आज हमारे विद्यार्थी बैंकों में, सार्वजनिक उपक्रमों में, केंद्रीय कार्यालयों में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, जो इस माध्यम से, इस चैनल से वहां गए थे। इस पाठ्यक्रम को गंभीरता पूर्वक चलाने की आवश्यकता है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, कुल मिलाकर पुस्तकें बहुत हैं, थोड़ा सा अभ्यास करके उन्हें बताने की जरूरत है कि जब कोई आवेदन पत्र किसी कार्यालय में जाता है तो वहां का जो आरसी होता है, रेफरेंस क्लर्क, वो किस प्रकार की नोटिंग करता है, और नोटिंग करके फिर विभागाध्यक्ष के पास कैसे रखता है, विभागाध्यक्ष किस तरह उस पर प्रारूप बनाता है, ड्राफ्टिंग करता है। ऐसे सरकारी पत्रों के 24 तरीके अब तक निर्धारित हुए, 24 तरह के ऑफिशियल लेटर्स। उसमें डीओ का क्या फॉर्म होता है, जीओ का क्या फॉर्म होता है, अनुस्मारक का क्या रूप होता है, प्रत्यावेदन का क्या रूप होता है। इन सब का प्रशिक्षण करके अगर विद्यार्थी को हम तैयार कर देते हैं तो वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सकता है और उसकी जीविका की एक मुकम्मल तैयारी हो सकती है। इसको हम लोगों ने 1977 में लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लागू किया, पहले दक्षता पाठ्यक्रम के रूप में, उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सहयोग मिल गया तो एक स्वतंत्र डिप्लोमा के रूप में। धीरे धीरे फिर और विचार किया गया, तो विचार करते करते कुल मिलाकर 50 के आसपास जॉब ओरिएंटेड विषय हमें सूझे कि इन सब में कहीं न कहीं रोजगार की संभावनाएं है। अब जैसे पत्रकारिता को ही ले लेते हैं, पत्रकारिता के भीतर आज 3-4 भेद हो गए हैं। एक जिसको प्रिंट मीडिया कहते हैं, मुद्रित पत्रकारिता, दूसरा टीवी पत्रकारिता, तीसरे रेडियो पत्रकारिता, और चौथे आज सोशल मीडिया, वो खुली पत्रकारिता है। इन सभी रूपों में विचार कीजिए कि मुद्रित पत्रकारिता की पहली आवश्यकता होती है समाचार का संकलन, कलेक्शन ऑफ न्यूज। उसमें काम करने वालों को हम संवाददाता कहते हैं, संवाद सूत्र कहते हैं। किस तरह बीट एरिया माने एक क्षेत्र विशेष में जाकर समाचार एकत्र किया जाता है। समाचार कहीं रखा हुआ नहीं मिलता है, हमें सरकार के पीछे भागना पड़ता है, खोजना पड़ता है, त्वरित बुद्धि के अनुसार अनुमान करना पड़ता है, और फिर समाचार लेकर ताजा ताजा समाचार, अगर बासी हो गया तो बेकार हो गया। यह एक कला है जिसमें बहुत कुछ गुप्तचर का काम करना होता है, साहस पूर्वक जाना होता है। इसको आजकल इन्वेंटिव जर्नलिज्म कहा जा रहा है। ये खोजी पत्रकारिता है। तो खोजी पत्रकारिता की इन विशेषताओं को समझते हुए इसका अभ्यास करना हो। समाचार प्राप्त हो गया, अब उसका संपादन करना है, जिसको एडिटिंग कहते हैं। किस तरह उसको अखबार में पुटअप किया जाए, शीर्षक कैसे बनाया जाए, उप शीर्षक कैसे बनाए जाएं, अखबार की भाषा में कहें उल्टा पिरामिड कैसे तैयार किया जाए, सबअप कैसे किया जाए, ये संपादन कला कहलाती है। इसका अभ्यास करना होगा। आई नो। इसी के साथ साथ फिर आगे प्रूफ रीडिंग का एक व्यवसाय होता है, समाचारों के संचयन का एक कार्य होता है, अग्रलेख लिखने की एक पद्धति होती है, समाचार लेखन की एक अपनी शैली होती है, समाचारों की समीक्षा की एक अपनी शैली होती है।
समाचार पत्र में अलग अलग विषयों पर रिपोर्टाज लिखने की जरूरत पड़ती है, फीचर लिखने की जरूरत पड़ती है, स्तंभ लेखन किया जाता है और समाचार का शिक्षण प्रशिक्षण किया जाता है। ये मैंने 12 कार्य आपको बताए हैं जो केवल जर्नलिज्म यानी जनसंचार से जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक विषय में अगर हमारा विद्यार्थी निष्णात हो जाएगा तो वो अपनी जगह बना लेगा और कहीं न कहीं रोजगार चाहे नौकरी के रूप में मिले और चाहे स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करे, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती। फिर दूसरी तरफ आते हैं जिसको रेडियो पत्रकारिता कहते हैं, वो ध्वनि पर चलता है। तो ध्वनि की अपनी एक लाइब्रेरी, ध्वनि का पूरा अभ्यास। टीवी पत्रकारिता जिसको कहते हैं वो दृश्य श्रव्य तीनों रूपों में चलता है, उसके लिए एंकर का अपना एक विशेष प्रकार का कार्य और बाकी संकलन संपादन समीक्षा ये तो सब में बराबर चलता रहता है। इसी तरह से फिर अनुवाद के विषय में आते हैं। आज अनुवाद को विश्व ज्ञान का गवाक्ष कहा जाता है। संसार में लगभग 7-8 हजार भाषाएं हैं और हर भाषा में थिंकर्स हैं, विचार करने वाले। अलग अलग विचार जो भिन्न भिन्न भाषाओं में बिखरा पड़ा है, अगर उसको एकत्र कर लें तो संसार भर का, ब्रह्मांड भर का ज्ञान हमको आपको प्राप्त हो सकता है और इससे रोजी रोटी भी प्राप्त हो सकती है। क्योंकि इतने ज्यादा ये सब कार्यक्रम हैं जिसको सूचना क्रांति कहते हैं, उससे जुड़े हुए, तो उस अनुवाद के क्षेत्र में भी रोजगार की बहुत संभावना है। अब देखिए अनुवाद के कितने रूप हो सकते हैं। उनमें एक है कार्यालयीय अनुवाद जिसको ऑफिशियल ट्रांसलेशन कहते हैं, जो बहुत कुछ वर्ड टू वर्ड चलता है, अपनी ओर से उसमें जोड़ा नहीं जा सकता है। वो अक्षरिक अनुवाद होता है, लिटरल ट्रांसलेशन होता है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा सुबोध हो, अर्थ को संप्रेषित कर रहा हो, इसका प्रयत्न करना होगा। ठीक इसके विपरीत एक दूसरा जिसको सर्जनात्मक ट्रांसलेशन कहते हैं, क्रिएटिव, किसी की कविता का, कहानी का, नाटक का, लेख का, इसमें भी बहुत अरसे से प्रयास होते चले आ रहे। आप देखें भारतीय साहित्य के, संस्कृत के इतिहास में महाभारत के न जाने कितने अनुवाद हुए, रामायण के कितने अनुवाद हुए, भागवत के कितने अनुवाद हुए। मैंने एक बार गणना की तो अकेले गीता के 150 से ज्यादा अनुवाद केवल हिंदी में है, गद्यात्मक भी पद्यात्मक भी। कोई विद्वान नहीं बचा होगा, चाहे लोकमान्य तिलक हो और चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, चाहे गांधी हो, चाहे विनोबा हो, जिन्होंने गीता का अनुवाद न किया हो या भाष्य न किया हो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अनुवाद की पद्धति बहुत पुरानी है, बहुत अरसे से अपने देश में छाई हुई। हम 14वीं शताब्दी की बात बता रहे हैं। श्री कृष्ण मिश्र नामक एक महानुभाव ने संस्कृत में प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया। ये प्रतीकात्मक नाट्य है। इसके अब तक हिंदी में 18 अनुवाद हो चुके और कोई उस समय का कभी नहीं बचा होगा। देव को लें, सूरत मिश्र को लें, नानक को लें, गुलाब सिंह को लें, एक लंबी सूची मेरे पास है। एक बहुत बड़ा काम, शोध कार्य केवल इसी को लेकर हो सकता है कि एक एक कृति के कितने अनुवाद हुए। आधुनिक युग में भारतेंदु जी ने शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया। मर्चेंट ऑफ वेनिस को दुर्लभ बंधु के नाम से हिंदी प्रकृति के अनुसार नाम भी बदल दिए, संज्ञा शब्द भी बदल दिए। इसके अलावा संस्कृत की बहुत सारी कृतियों का, मराठी का, बंगला का, उनके उपन्यासों का। आप देखें उस समय के जो साहित्यकार थे वो केवल स्वतंत्र काव्य रचना ही नहीं कर रहे थे। आचार्य महावीर था द्विवेदी युग प्रवर्तक थे। उन्होंने गीत गोविंद का, गंगा लहरी का, श्रृंगार शतक का, वैराग्य शतक का, कुमार संभव का, वेणी संहार का, मेघदूत का, रघुवंश का, किरातार्जुनी का, महाभारत का 12 कृतियों के अनुवाद की। अंग्रेजी में भी इसी तरह से बेकन का अनुवाद किया। दिनकर जी ने रूस की तमाम सारी कविताओं को सीपी और संघ के नाम से जो उनका संकलन छपा है उसमें उनके अनुवाद प्राप्त होते हैं। रामनरेश त्रिपाठी को लीजिए, निराला को लीजिए, रामचरितमानस को उन्होंने अवधी से खड़ी बोली में रूपांतरित किया। बंकिम चंद्र के 7 उपन्यासों का अनुवाद उन्होंने किया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की बहुत सारी कृतियों का अनुवाद किया। रामकृष्ण मिशन के रामकृष्ण वचनामृत नाम से और विवेकानंद की बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद किया। आचार्य शुक्ल ने बहुत सारे अनुवाद किए। जितने साहित्यकार हैं आप पाएंगे कि सब ने किसी न किसी तरह से अनुवाद किया है। अब आज हृदय पर हाथ रखकर देखिए कि हमने भी कोई अनुवाद किया है।
हम केवल शिकायत कर रहे हैं। लेकिन विश्व की तमाम सारी विधाओं में, विभिन्न अनुशासनों में ज्ञान का जो स्फोट हो रहा है, उसको अगर अपने विद्यार्थियों तक, पाठकों तक पहुंचाने का यह महत्वपूर्ण कार्य हमने न किया तो हम कहीं न कहीं अपने कर्तव्य से परामुख हो रहे हैं। इससे भाषा का विकास होता है, विचारधारा का विकास होता है और रोजगार मिलता है। तो इसलिए अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हमें से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो 2 भाषाओं में प्रवीण हैं, बीए स्तर पर कई विषय पढ़ चुके होते हैं, तो अपनी अभिरुचि के अनुसार तैयारी करके न्यायनिष्ठ, ऑनेस्ट ट्रांसलेशन वे कर सकते हैं। यह ज्ञान, विज्ञान, विचार परक अनुवाद होता है। इसी के साथ साथ अनुवाद में एक पक्ष होता है जिसको वेटर कहते हैं। वेटिंग माने अनुवाद को विषय से जोड़ना। अनुवादक 2 भूमिका निभाता है। एक तो भाषांतरण करता है, यानी जैसे तमिल से हिंदी कर दी, ये भाषांतरण हुआ। दूसरे विषय को भी वो दूसरी भाषा में रूपांतरित करता है, जैसे केमिस्ट्री की पुस्तक है या प्राणीशास्त्र की पुस्तक है। तो वेटर विषय का नियंत्रण करता है और अनुवादक भाषा की संरक्षा या उसका दायित्व निभाता है। तो एक वेटिंग की कला होती है, फिर वेटिंग हो जाने के बाद एक संपादन की कला होती है। फिर हर अनुवाद में कुछ खास तरह के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। भारत सरकार ने 1950 से लेकर आज तक वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से लगभग 8 लाख पारिभाषिक शब्द बनाए। बहुत सारे कोश हैं उनके, बहुत खंडों में, उनका उपयोग करते हुए। उसी के साथ साथ सारांश लेखन भी अनुवाद का एक हिस्सा है। अभी दुभाषा प्रविधि की बात बताई जा रही थी, जिसको इंटरप्रेटर कहते हैं। तमाम विदेशी अतिथि आते हैं, वो अपनी अपनी राष्ट्रभाषा में बोलते हैं, जो उनका सार्वजनिक भाषण होता है। एक दुभाषिया उनको अपनी भाषा में रूपांतरित करता है, उसी हाव भाव के साथ, उसी प्रकार की वाक्य रचना करते हुए, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी सावधानी के साथ, और हाईली पेड जिसको कहा जाता है, बहुत अच्छा मानदेय इसमें मिलता है, तो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कहा जाता है। ऐसे ही संसद में जब सत्र चलता है तो बहुत सारे गैर हिंदी भाषी राज्यों के हमारे सांसद, उनके सामने भाषा कठिनाई होती है, तो वहां दुभाषिया ही उनको उनकी भाषा में ट्रांसलेट कर करके बताता जाता है, वो इंटरप्रेटिंग होती है। इसी के साथ साथ जिसको डबिंग कहते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा, विदेशी फिल्मों का हिंदी में डब कर देते हैं, किसी भारतीय भाषा में डब हो जाती। तो डबिंग करते हुए ओष्ठ संचालन कैसे होना चाहिए, पूरा लिप मूवमेंट, पूरा पास देते हुए, हाव भाव और पूरा अभिनय, जो बॉडी जेस्चर होता है उसका निर्वाह करते हुए, वो दुभाषिया कला अपनी तरह की अलग है। उसी तरह से कोशकारिता, तमाम जो कोश बने हुए हैं, चाहे शब्द कोश हो, विचार कोश हो, पात्र परिचय कोश हो, स्तुति कोश हो, मुहावरा कोश हो, लोकोक्ति कोश हो, लगभग 30 तरह के कोश अब तक बन चुके हैं। उन सबकी अलग अलग प्रविधि है, जिसको लेक्सोग्राफी कहते हैं, कोश निर्माण कला। उसी में शब्द निर्माण की भी अपनी एक विशेषता होती है। जो आदमी जानता है कि शब्द कैसे बनता है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, उसकी निरुक्ति क्या है, उसका प्रातिपदिक कौन है, मूल धातु कौन है, फिर उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच लगे हैं, विभिन्न प्रकार की व्याकरणिक कोटियां, कैसे शब्द विकसित हुआ है, उपसर्ग और प्रत्यय कैसे आते हैं, वो शब्द निर्माण करता है। और ऐसे शब्द निर्माताओं की बड़ी खपत वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग में, बशर्ते हम उनको प्रशिक्षण दें। ये एक तरह से वर्ड बिल्डिंग का अभ्यास कराना होता है, शब्द की क्रीड़ा कह लीजिए, लेकिन उसी के बहाने वो शब्द के अंतरंग अर्थों से परिचित होते हैं। तो अनुवाद में भी बड़ी संभावनाएं हैं। कई स्थानों पर तो देखा जाता है कि विज्ञापन होते हैं और उनको सुपात्र नहीं मिल पाते। अगर इस प्रकार के प्रशिक्षण हम देते चलें तो बाजार में भी इसका बड़ा काम है। बहुत सारे प्रकाशक कहते हैं कि कृति है, इसका अनुवाद करवा दीजिए। हम लोगों से पूछते हैं, कहीं ट्रांसलेटर बता दीजिए। साहित्य अकादमी में ऐसी बहुत सारी फरमाइशें आया करती है, उनको अनुवादक चाहिए। तो कार्यालय से लेकर मार्केट तक, क्योंकि उत्तर भारत की बात मैं बता रहा हूं, यहाँ
बीएससी या बीकॉम या मैनेजमेंट कोर्सेज में गांव से आया हुआ विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें नहीं समझ पाता है, इसलिए प्रकाशकों के अधीन रहता है। प्रकाशक उसका हिंदी में अनुवाद करा करके, जैसे भी उत्तम मध्यम, लेकिन उन्हीं के माध्यम से पढ़ते हैं। तो अनुवाद उत्तरोत्तर इसकी उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है, नए नए रूप विकसित होते चले जा रहे हैं। अब तो मशीनी अनुवाद आ गया है, उसका अलग से अभ्यास करना होता है। बस मशीन में डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन होता चला जाता है, लेकिन वो भी प्रशिक्षण साध्य है, उसे भी हमें समझना होगा। चौथी चीज आप देखिए, जिसको मीडिया कहते हैं, उस मीडिया से संबंधित एक नई विधा शुरू हो गई है, उसे माध्यम लेखन या मीडिया राइटिंग कहते हैं। भिन्न भिन्न रूप उस मीडिया राइटिंग के, जैसे स्क्रिप्ट लेखन, फिल्मों में जो कहानी लिखी जाती है, जो पटकथा लिखी जाती है, जो संवाद लिखा जाता है। और केवल फिल्म ही नहीं, इतने धारावाहिक चल रहे हैं आज भारत में। विभिन्न चैनलों के माध्यम से आए हुए धारावाहिकों की संख्या 1000 के ऊपर पहुंच गई, 24 घंटे। और उसमें बहुत सारे विदेशी कार्यक्रम होते हैं जिनका अनुवाद करके दिया जाता है, तो स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन की भी आवश्यकता है। और नई नई थीम जो दी जाती है, उस पर पटकथा लेखन की आवश्यकता है, चाहे वृत्त चित्र हो, चाहे फीचर फिल्म हो, चाहे वो डॉक्यू ड्रामा हो, चाहे वो टीवी ड्रामा हो। इनके सबके अलग अलग रूप है, चाहे रिपोर्टाज रूप में रखा जा रहा हो, चाहे धारावाहिक, ऑपेरा, सोप ऑपेरा हो। तो इन सब की प्रविधियां हैं, इन सबको हमें कहीं न कहीं अपने पाठ्यक्रम में स्थान देना होगा। अब काव्य शास्त्र में केवल कहानी, नाटक, उपन्यास पढ़ाकर काम नहीं चलेगा, उसमें मीडिया लेखन के ये जो छोटे बड़े रूप हैं, इनका रचना विधान, इनकी शैली, इन सब की अलग अलग भाषाएं हैं, उन सबको प्रयोगशालाओं के माध्यम से और विशेषज्ञों के सहयोग से इन विद्यार्थियों को सिखानी। वो नाट्यशास्त्र जो आचार्य भरत ने बनाया था, कालातीत हो गया है। धनी धनंजय ने 10 रूपक बताए थे, उसमें आज प्रहसन छोड़ करके 9 गायब हो गए, लेकिन हम वही रटाते चले जा रहे हैं। यही काव्य शास्त्र की स्थिति है। एक ओर से रुद्र दंडी, बामन भामा, रुद्र दंडी, उनकी रटंत विद्या चलती है, जबकि आज के जीवन में बहुत कम प्रयोजनीय रह गए हैं। आज की रचना प्रक्रिया अलग हो गई है, आज की विधाएं अलग हो गई। अकेले हिंदी में 130 नई विधाएं विकसित हुई हैं, हिंदी में, माने जिनका मूल संस्कृत में नहीं है और अंग्रेजी से भी नहीं है, स्वतंत्र रूप में जो विकसित हुई हैं। एक नया काव्य शास्त्र बन रहा, उसे पहचानने की आवश्यकता है, उसे मान्यता देने की आवश्यकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि प्राचीन बौद्धिक रूढ़ियों से हम आगे बढ़े, उनसे मुक्त हों। 21वीं सदी की जो हिंदी हमें चुनौती दे रही है, उसके लिए खुद तैयार हों, अपने विद्यार्थियों को तैयार करें। इसी तरह से यांत्रिक लेखन की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे आपके सामने आ रही। अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा, तो देखिए हम लोग उसी माध्यम से बात कर रहे हैं। इस यांत्रिक लेखन में अब कंप्यूटरीकरण की बारीकियां जाननी होंगी, इंटरनेट की बारीकियां जाननी होंगी, ब्लॉग से जुड़ना होगा, ट्विटर से जुड़ना होगा, और जितने उसके नए नए प्रयोग हैं उन सबको अपनाना होगा, उसको माध्यम बनाना होगा। शौकिया नहीं, केवल तस्वीर देखने के उद्देश्य से नहीं, संप्रेषण के उद्देश्य, वो संचार का बहुत बड़ा साधन। पलक मारते मारते आप पूरे ग्लोब से जुड़ जाते हैं, उसमें भाषा की कहाँ प्रतिष्ठा करनी होगी, ये विचार करने की आवश्यकता है। एक पक्ष है जिसको हम लोक साहित्य कहते हैं, फॉक लिटरेचर, लोक वांग्मय, वहां सर्वेक्षण करने की आवश्यकता होगी। हमें टीम बनाकर विद्यार्थियों को सुयोग्य अध्यापकों के नेतृत्व में भेजना होगा। हम लोगों ने प्रतिवर्ष किसी न किसी जनपद का सर्वेक्षण कराया, ये जानने के लिए कि कौन कौन सी विधाएं जो मृतप्राय हैं, समाप्त हो रही हैं, उनको बचाने की आवश्यकता है। जाने कितने प्रकार के लोकगीत, कुछ ऋतु गीत हैं, कुछ संस्कार गीत हैं, कुछ श्रम गीत हैं, कुछ जातीय गीत हैं, कुछ आख्यानक गीत हैं, कुछ धार्मिक गीत हैं, बहुत सारे रूप हैं। उसी तरह से न जाने कितने प्रकार की कथाएं, कुछ निजंदली कथाएं हैं, कुछ व्रत कथाएं हैं, पशु पक्षियों कथाएं हैं, परी कथाएं अलग हैं, नाग कथाएं अलग हैं, 25 तरह की है। न जाने कितनी तरह की लोक गाथाएं जो बैलेट्स होते हैं, ये सब समाप्त हो रहे हैं। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है,
इनके क्षरण का, इनके नाश का तात्पर्य है पूरी संस्कृति का विनाश, और उसका दायित्व तो हमारे आपके ऊपर आएगा। इनको बचाने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है। बिखरी पड़ी हैं गांवों में, कस्बों में, वहां से उठा के लाने की आवश्यकता है। इनका कैसे निर्माण जरूरी है, इनको यंत्रों में डाल देने की आवश्यकता है। ये जीविका परक भी होगा, उसके साथ साथ संस्कृत का बहुत बड़ा संरक्षण भी होगा, भाषा और साहित्य का बहुत बड़ा विकास भी होगा। ये शोध का विषय है। हम सुविधा के पक्ष पर और खासतौर से यथास्थित जीवी हो गए हैं, उस यथास्थितवाद से ऊपर उठना होगा। मैं देख रहा हूं ज्यादा से ज्यादा शोध कार्य कोई एक लेख लेंगे और उसमें नारी भावना, उसमें दलित चेतना, उसका युगबोध, उसकी काव्य भाषा और उसमें प्रकृति चित्रण या उसकी काव्य कला, सरलीकरण जिसमें घर बैठे बैठे हो जाए, उसमें खोज नाम की कोई चीज नहीं, केवल समीक्षा है, केवल पुस्तक समीक्षा है, और वो भी पुनरावृत्ति है। उससे बचाते हुए अगर अपनी समीक्षा को हम सर्वेक्षण से जोड़ें, लोक संस्कृत से जोड़ें, शब्द प्रयोगों के भिन्न भिन्न रूपों से जोड़ें। अब तो आवश्यकता है, बहुत पहले एक बार वायदा किया गया था कि अच्छे अनुवाद पर भी पीएचडी की डिग्री दी जाए। कोई अच्छा संकलन कर दे, मान लीजिए कहा जाए कि बसंत संबंधी 100 अच्छी कविताओं का संकलन करके लाई और उनका तुलनात्मक विवेचन करते हुए। आज इस तुलनात्मक अध्ययन की बहुत आवश्यकता है, पूरे देश को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधने के लिए। भारत माता अलग अलग बोलियों में, लेकिन बात वही करती है, उद्गार उसके वही हैं, केवल शब्दों का अंतर है। और अगर इन शब्दों का पारस्परिक संबंध हम जोड़ ले जाएं, तो यह राष्ट्रीय भावात्मकता जो कानून बनाने से नहीं आती है, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, वोट की राजनीति के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन साहित्य के माध्यम से हम गंगा कावेरी दोनों को जोड़ सकते हैं। आज उसी को उपक्रम आप कर रहे हैं। इन विषयों को शोध से जोड़ने की आवश्यकता है। तुलनात्मक अध्ययन, आधुनिक नहीं, प्राचीन काल का। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि आधुनिक शोध का विषय नहीं होता है, आधुनिक समीक्षा का विषय होता है। शोध या खोज उसको कहते हैं जो खो गया है, लुप्त प्राय है, उसको उद्घाटित कीजिए, तब लगेगा कि आपने रिसर्च किया। पहले सर्च होती है, और सर्च से ज्यादा जो घनीभूत है वो रिसर्च कहलाती। लेकिन एक खास तरह की प्रवृत्ति, वही सुविधा का, सरलीकरण का, यथास्थितवाद का भाव, जिसकी वजह से शोध का सत्यानाश हो गया, उसको फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार का शोध केवल व्यक्ति के महत्व से, कैरियर की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आजीविका की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, उस विचार करने की आवश्यकता है। अगर कैसेट निर्माण करना हमारे विद्यार्थी सीख ले कि ई बुक्स कैसे बनाई जाती है, विकिपीडिया में जो प्रविष्टियां हो रही है उसमें उनका क्या योगदान हो सकता है, इन सब में मानदेय मिलता है। ऐसे ही काव्य कला का यानी रचनात्मक लेखन का जो प्रशिक्षण है, कविता कैसे लिखी जाती, कहानी कैसे लिखी जाती, उपन्यास का रचना विधान क्या। आज आप देख रहे हैं सब स्वयंभू लेखक हैं, जन्मजात। क्योंकि कविता से छंद गायब हो गया, जैसे बतकही में आपस में बात करते हुए चलते हैं, उसी तरह से जो लिख दिया जाए सब कविता है। बीच बीच से तोड़ देते हैं तो पद्य हो जाता है, और रनिंग मैटर होता है तो गद्य कहलाता है। इसका कुपरिणाम ये हुआ कि कविता को पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया, छंद गायब हो गया, संगीत गायब हो गया, संवेदना भी गायब हो गई। बस खाली वही मैं की बिनियाहट, कुल मिलाकर वही आत्म फूतकार, व्यवस्था के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड, जनजीवन से वो जुड़ाव जब खत्म हुआ तो कविता के दूसरे बेहतर विकल्प समाज में आ गए। इसकी जगह दूसरी जो गेय रचनाएं हैं, आप देखिए फिल्मी गीत घर घर में गूंज रहे हैं। मंच वाली कविताएं भले ही मूर्खानुरंजन करती हों, लेकिन बहुत लोकप्रिय है। छपी हुई कविताएं, किताबी कविता लुप्त होती जा रही, और हमारे आपके देखते हुए ऐसा हो, उसके जिम्मेदार हम भी कहीं होंगे। इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एक जमाना था इनकी रचना लोग उस्तादों के साथ बैठकर सीखते थे, पिंगल का ज्ञान प्राप्त करते थे, पहले छंद सीखते थे तब लिखने का साहस करते थे।
कथा कहानी लिखते हुए उनको ये जानना पड़ता था कि आरंभ कैसे किया जाए, विकास कैसे हो, क्लाइमेक्स पर कैसे पहुंचे, समापन कैसे करें, शीर्षकीकरण कैसे करें। ये सब किसी खास में कोई अलौकिक प्रतिभा हो और स्वयं अपनी ओर से ही लिख डाले, ऐसे बहुत अपवादग्रस्त रूप होते हैं। बाकी ये सब प्रशिक्षण साध्य है। हमारे यहाँ प्रतिभा के साथ साथ शास्त्र ज्ञान यानी शक्ति और अभ्यास, इनको भी महत्वपूर्ण माना गया था। लेकिन एक विशेष प्रकार का ये अहंकार या स्वयं को लेकर गलतफहमी, आप देख रहे हैं कोई कहीं किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं ले रहा और इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, सृजन नहीं पैदावार हो रही है। इतना ज्यादा झाड़ झंखाड़ हिंदी जगत में उपस्थित हो गया है कि अच्छी कृतियों को छांट पाना बड़ा मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से पूरा साहित्य निरादृत हो रहा। ये गंभीर समस्या है। और चूंकि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, इसलिए कोई सेंसर लगाया नहीं जा सकता। जो जैसा चाहे उसकी अपनी भड़ास, लिखास, छपास उसका प्रयोग कर सकता है। इसको हम अपील करके रोक सकते हैं, ये कहते हुए कि जो आप लिखना चाहते हैं, आइए एक शिविर बनाएं, क्रिएटिव राइटिंग का शिविर 10 दिन का, 15 दिन का। उसमें कुछ लोगों के साथ बैठ करके रचना करें, वे संशोधन करें, हम सीखें, हम बताएं किस शब्द को बदल देने से भाव कैसे बदल जाता है। ये सब प्रशिक्षण साध्य हैं और ये उतने ही पेइंग माने भुगतान करने वाले भी है। इनमें मानदेय मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। इस रूप में जानने की आवश्यकता है। ऐसे ही एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको हम प्रचार साहित्य कहते हैं। वर्तमान युग विज्ञापन का युग है। भ्रम है जो लोग कहते हैं विज्ञान का युग है, उसमें एक पाव और बढ़ा दीजिए। हर वस्तु कहीं न कहीं किसी वस्तु का विज्ञापन, और उसके लिए इतने सारे तरीके। अकेले भारत में 3500 के आसपास विज्ञापन एजेंसीज हैं। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनका पूरा नेटवर्क आपके देश में है, क्योंकि आपका देश विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। केवल जनसंख्या के कारण ही नहीं, अभी आपकी आवश्यकताएं बहुत हैं। बाकी देशों में फुलफिलमेंट है, वो जरूरत भर की चीजें ले चुके हैं। हम न्यू रिच हैं। नई आर्थिक व्यवस्था में हमारी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैं। इसलिए खास तौर से गांव कस्बों में आप देखिए, इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के केंद्र वहां खुल रहे हैं और दिनों दिन उनकी बढ़ोतरी हो रही। हम उनका स्वागत भी कर रहे हैं कि यहाँ वो इन्वेस्ट करें। ये सब प्रचार पर चल रहे हैं। प्रचार पर चलते हुए आप विचार कीजिए, आप देखिए किस किस तरह से विज्ञापन करते हैं। रेडियो पर जो आता है, टीवी पर जो आता है, इसको स्लोगन कहते हैं। ये स्लोगन निर्माण कोई लोकोत्तर वैदिक रचना नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। हम आप कोई भी कर सकते हैं, थोड़ा रियाज करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि ग्राहक की संवेदना को कैसे छुआ जाए, उसके मन में कैसे बैठे। अब जैसे सोनी का एक विज्ञापन अंग्रेजी में किया गया, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में साइन बोर्ड पर लिखा गया, इट्स सोनी, दैट्स ऑल। केवल 2 शब्द, इट्स सोनी। इसके पीछे भाव यह है कि आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सोनी नाम ले लो, पर्याप्त, इत्यलम। इसी को हिंदी में अनुदित किया गया, लक्स। और क्या, एक खास तरह का आत्मविश्वास प्रकट हो रहा है इस वाक्य से। तो संवेदना के जितने रूप हैं, हमारे यहाँ 33 संचारी व्यवहार बताए गए थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के वाक्य गढ़ने होते हैं, सूक्तियां बनानी होती, उनके साथ विजुअल्स दिए जाते हैं, अच्छा अभिनय किया जाता है, अच्छा सेट बनाया जाता है, और तब उस दृश्य को देखकर हम आप प्रभावित हो जाते हैं। और वही चीज बाजार में जब दिखाई देती है, जिसका नाम कानों के माध्यम से हमारे भीतर भर दिया गया है, वही दिखाई देती है, तो हमें लगता है हमारी चिर परिचित है, हम उसे खरीदने के लिए बाध्य हो जाते। यह है ग्राहक मनोविज्ञान। इसकी आवश्यकता प्रचार साहित्य में होती है। तो कैसे बैनर बनाए जाएं, कैसे लीफलेट बनाए जाएं, कैसे पैम्फलेट बनाए जाएं,
कैसे गृह पत्रिकाएं, हाउस जर्नल्स निकाले जाएं, कैसे विज्ञप्तियां छापी जाएं, कैसे पोस्टर बनाए जाएं और कैसे लोगो बनाए जाएं, कैसे एड फिल्म बनाई जाए। इन सब का अलग अलग रियाज करने की जरूरत है। कौन कहता है कि देश में नौकरियां नहीं, उनको खोद निकालने की आवश्यकता है। अगर नौकरी का मतलब केवल कार्यालय में बाबू हो जाना है, नहीं, हमें उसके लिए एक विशेष प्रकार की साहसिकता, सत्साहसपूर्ण, जोखिम भरी हुई इंटरप्राइजिंग एटीट्यूड अपनाना होगा। अगर सोच बहुत जरूरी। मैं सुनी सुनाई बात नहीं, अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने अनुवाद का द्विवर्षीय एमए पाठ्यक्रम शुरू किया 1984 में। द्विवर्षीय एमए पूरे देश में पहला एमए पाठ्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय का था। और आप विश्वास करिए, डॉक्टर शैलेंद्र इसके साक्षी है कि दूसरे वर्ष में विद्यार्थी पहुंचे थे कि बैंकों के अधिकारी टूट पड़े और कैंपस इंटरव्यू करके बुकिंग कर ले गए कि जैसे इसका एमए हो जाए हमारे बैंक में भेज दीजिएगा। आज तक मुझे एक विद्यार्थी नहीं मिला जिसको प्लेसमेंट न मिला हो। यही स्थिति हमारे पत्रकारिता विभाग की रही है। पहले हिंदी से जुड़ा हुआ था, फिर स्वतंत्र विभाग हो गया। आज जितने चैनल्स हैं, जहां कहीं झांकता हूं, कहीं न कहीं हिंदी विभाग का कोई न कोई जर्नलिस्ट, कोई न कोई पत्रकार वहां दिख जाता है, महत्वपूर्ण पदों पर। आवश्यकता यह है कि समय की नब्ज को हम पहचानें और देखें कि ये हवा किधर की बह रही है, संभावनाएं किसकी हैं, और संभावनाओं के साथ थोड़ा जोखिम तो होता है। सबसे ज्यादा जोखिम हम अध्यापकों को उठाना होगा, इसलिए कि हमने अपने पाठ्यक्रम में शुरू से लेकर के सूर तुलसी जैसी, कबीर प्रसाद, निराला, पंत महादेवी, मैथिली शरण, प्रेमचंद को पढ़ रखा है। वही हम पढ़ाना चाहते हैं। वे नोट्स हमारे पास रखे हुए हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं वो हमें मालूम है। जब मैं विद्यार्थी था मित्रों, तब भी सूर के वात्सल्य पर विप्रलंभ सवाल आए थे, और 60 साल मैंने पढ़ाया तब भी सूर का वात्सल्य विप्रलंभ हमें रटाना पड़ा है, और आज भी इसे भिन्न नहीं जा सकते। अब नई शिक्षा नीति आ रही है, उसके लिए अपने पाठ्यक्रम को बनाना होगा, विश्व स्तर पर इसको पहुंचाना होगा, नई प्रविधियों को अपनाना होगा, उसके लिए तैयार होना होगा। तैयार का मतलब ये है कि हमको बहुत कुछ सामग्री अपने आप जुटानी पड़ेगी। हम लोगों ने जब पत्रकारिता का, मीडिया लेखन का, राजभाषा का, अनुवाद का ये पाठ्यक्रम शुरू किया था, हिंदी में किताबें नहीं थी। अंग्रेजी पुस्तकों से पढ़ करके, नोट्स ले करके और कुछ विशेषज्ञों की सहायता से किसी तरह तैयारी करनी पड़ी थी। अब आज जिन विषयों पर 50 पुस्तकें हैं, साहित्य की कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो जैसा मैंने कहा कि आवश्यकता है समय की नब्ज को पहचानने। अब आप देखिए, आपके देश में सब मिलाकर लगभग 1500 भाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हर भाषा के साथ महत्वपूर्ण बोलियां। हिंदी में 18-20 बड़ी महत्वपूर्ण बोलियां हैं जिनमें साहित्य है। हिंदी का मतलब है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, हम तो मैथिली को भी तक हिंदी का ही मानते हैं, बुंदेली, मागधी, मालवी, इन सब में साहित्य है। लेकिन इस नई दौर में यह साहित्य गांव तक सीमित रह गया है, प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। प्रकाशन उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगे अब मुद्रित संसार की गुंजाइश नहीं, लेकिन गुंजाइश है, उसकी अपनी उपयोगिता है। ये शंका बहुत पहले प्रकट की गई थी जब टीवी आया था कि अब लोग अंग्रेजी, अब हिंदी के मुद्रित समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुद्रित समाचार पत्र उतने ही लोकप्रिय है, बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। हिंदी का दैनिक समाचार पत्र जागरण आज 8 करोड़ की संख्या में पढ़ा जा रहा है, विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बावजूद लोग वहां समाचार देख लेते, सुन लेते, लेकिन विस्तार से जानने के लिए और उसे स्थायी रूप से अपने साथ रखने के लिए हिंदी समाचार पत्र जरूर पढ़ते। और यही स्थिति आपने टीवी में देखा होगा। आज के 20-25 वर्ष पहले जब ये अंग्रेजी चैनल्स आए थे, विदेशी चैनल्स,
स्पोर्ट्स और डिस्कवरी और जी टीवी वगैरह वगैरह, तो लगता था कि उनके आगे अब कहाँ कौन ठहर पाएगा। दूरदर्शन तो नहीं ठहर पाया, लेकिन उन्हीं चैनल्स ने अपने अपने हिंदी प्रोग्राम प्रस्तुत किए और आज 98% कार्यक्रम हिंदी माध्यम से चल रहे हैं, अंग्रेजी के 2-2.5% रहे हैं। यह हिंदी की अपनी लोकप्रियता है, यह हिंदी की संप्रेषण क्षमता है, यह हिंदी की संवेदना शक्ति है, जिसके कारण फिल्मों से लेकर के इन सारे धारावाहिकों में और उसके साथ साथ सोशल मीडिया में भी, अब तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में भी 80% हिंदी है, 20% अंग्रेजी रह गई। तो मित्रों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ये सोच कर कि कॉन्वेंट कल्चर और पब्लिक स्कूल्स बहुत ज्यादा भर गए हैं, हिंदी माध्यम नहीं रह गया, हायर सेकेंडरी तक छोड़ दीजिए, उसके बाद सबको इसी धारा में आना पड़ेगा। बस आवश्यकता यह है कि शिक्षण की माध्यम भाषा हिंदी बने, खासतौर से उत्तर भारत, ताकि विद्यार्थी की जो क्षमता अंग्रेजी रटने में खर्च हो जाती है, भाषा वैज्ञानिकों का कहना है 80% क्षमता केवल अंग्रेजी शब्द रटने में जाती है, 20% से सामग्री समझौता है। ये 80% अगर बच जाए तो वो भी मौलिक आविष्कारक हो सकता है ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र। अभी खाली हम जूठन चाट रहे हैं, उसके लिए नई शिक्षा प्रणाली ने काफी महत्वपूर्ण पहल की है। अब इसमें त्रिभाषा फार्मूला जो आ रहा है, द्विभाषा नीति में तो देखा गया कि अंग्रेजी हावी हो जाती है, लेकिन हिंदी भी हो, अंग्रेजी भी हो, क्षेत्रीय भाषा भी हो, रीजनल लैंग्वेज भी हो, ऐसा त्रिभाषा फार्मूला अगर ईमानदारी के साथ लागू किया गया और आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी गई, जिसको घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय बोली, क्षेत्रीय बोली कहा गया है, और उसमें अनुवाद की व्यवस्था कर दी गई और उसमें सारा साहित्य, अधिक से अधिक साहित्य निर्माण की योजना चली, तो एक तो बाइलिंगुअलिज्म के माध्यम से, और दूसरे जो नई प्रणाली अपना रहे हैं, डिजिटल प्रणाली, दूरस्थ शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली, सबका मिला जुला रूप, तो मेरा ख्याल है कि अपेक्षाकृत ज्यादा सुगम हो जाएगी। बस आवश्यकता ये है मित्रों कि इस महायज्ञ में हमको भी आहुति डालनी है। जो स्थायी हो गए अगर ये सोच करके यथास्थितिवाद के शिकार हो जाएंगे कि अब उनकी एक निश्चित दिनचर्या है और एक निश्चित कार्यक्रम है, वो एक बंधे बंधाए पीरियड्स यानी कालांश हैं, उसमें काम नहीं होगा। इसके लिए उत्साह की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, सही अर्थों में शिक्षक होने के दायित्व का निर्वाह करने की आवश्यकता है। उसके लिए मैं खास तरह से अपील करने के उद्देश्य से आपके सामने आया हूं। मैंने 1977 से अभियान चला रखा है। हमारे विभाग में इसके 12 पाठ्यक्रम चले हैं, स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम, न सरकार से कोई सहायता न विश्वविद्यालय से कोई सहायता, और उन विद्यार्थियों का प्लेसमेंट भी हुआ है। बाद की सुविधावादी पीढ़ी ने बहुत सारे पाठ्यक्रम निरस्त कर दिए, स्थगित कर दिए, लेकिन उनकी आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, लंदन विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष ने, वहां हिंदी का विभाग है, रूपर्ट स्नेल विभागाध्यक्ष थे, और उन्होंने एक निगोशिएशन किया, एक समझौता लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ कि अपने 8 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष यहाँ भेजेंगे, उनको स्पोकन अंग्रेजी हिंदी का अभ्यास करा दीजिए। हमने उनसे पूछा भाई कि हिंदी के नाम पर आप दिल्ली क्यों नहीं गए या बीएचयू क्यों नहीं गए? उनका नहीं, जितनी शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से हिंदी उर्दू मोहल्ला माने लखनऊ में बोली जाती है, उधर और कहीं नहीं बोली जाती। दिल्ली में पंजाबीपन भरा हुआ है, और उधर बनारस में, इलाहाबाद में डायलेक्टिकल प्रयोग ज्यादा है। यहाँ शुद्ध हिंदी, कीन खाफ दुरुस्त जिसको कहते हैं स्थानीय भाषा में, उसे बोलने का संस्कार ज्यादा रहा। उनके साथ जो हमारा पैक्ट हुआ, प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय को 40 लाख रुपया देते एक एक विद्यार्थी के पीछे। तो आप देखें, देश विदेश में उसकी मांग है। विश्वविद्यालय का भी आर्थिक स्तर उठे, शिक्षकों का भी आर्थिक स्तर उठे। आप गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से ये सारी योजना बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यूजीसी वो पद दे,
पद शासन नहीं दे रहा है, लेकिन विशेषीकरण के माध्यम से, और अब तो खास तौर से डिजिटल माध्यम जो हमें प्राप्त हो गया है, आप बड़े से बड़े विशेषज्ञ का उपयोग इन पाठ्यक्रमों के लिए कर सकते हैं और उन्हें पढ़ा सकते हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इसके लिए आप अपील करके, और खास तौर से आपके जो अपने प्रतिनिधि पाठ्यक्रम समिति के संयोजक होते हैं, जो फैकल्टी बोर्ड में या विद्या परिषद में या कार्यकारिणी में पदेन सदस्य होते हैं, उनसे कह करके अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार की पहल कर सकते हैं। ये प्रयोजन मूलक हिंदी का पाठ्यक्रम दक्षिण भारत में करीब करीब 70 विश्वविद्यालयों में पहुंचा है। समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन इसको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। कई जगहों पर तो देखा कि हिंदी साहित्य न पढ़कर के केवल प्रयोजन मूलक पढ़ रहे हैं, इसलिए कि उसमें रोजगार की संभावना है, और रोजगार आज की प्राथमिकता है, पहली शर्त है, एकमात्र शर्त है। भले ही वो हो टूरिज्म पाठ्यक्रम हो, भले ही वो हो गाइड का पाठ्यक्रम हो, जिसको सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं प्राप्त है, लेकिन चूंकि उसमें रोजगार की संभावना है तो विद्यार्थी उधर ही मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आकर्षण आप इस पाठ्यक्रम में भी पैदा कर सकते हैं। रंगमंच का प्रशिक्षण दे देते हैं, जो उसमें सीख लेता है, अभिनय सीख लेता है, संवाद सीख लेता है, लिखना सीख लेता है, वो ऐड फिल्मों में काम कर सकता है, वो धारावाहिकों में काम कर सकता है, वो फिल्मों तक पहुंच सकता है। ये सब भाषिक कार्यक्रम है। तो जितनी भिन्न कलाएं हैं मित्रों, भाषा उसकी पहली जरूरत है, और यह सुविधा आपको प्राप्त है, ये एडवांटेज आपकी भाषा के साथ है। नई भाषा के निर्माण आपको करना है। इसमें छोटी छोटी समस्याओं मैंने पढ़ करके कि अमुक ने फला जगह ये अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर लिया। हम धीरे धीरे ग्लोबल लैंग्वेज की ओर जा रहे हैं। हिंदी की आत्मा बनी रहे, भारतीय भाषाओं के साथ जुड़ करके चले, सही अर्थों में राष्ट्रभाषा का दायित्व निभाए। गांधी जी के 150 वर्ष जयंती के अवसर पर उन्होंने राष्ट्रभाषा का सपना देखा था, उसकी पूर्ति का नैतिक दायित्व हमारे आपके ऊपर है। अगर प्रयोजन मूलकता का विधिवत विस्तार और उसका कार्यान्वयन हम कर देंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इसकी व्यापकता, इसकी लोकप्रियता, इसकी चरितार्थता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अंग्रेजी में एक वाक्य कहा जाता है कि नाउ आवर सोशल स्टेटस डिपेंड्स ऑन आवर इकोनॉमिक स्टेटस, यानी आर्थिक हिस्सा जितना होता है, जितना अच्छा होता है, उतनी हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। हमको ये सोशल स्टेटस उठाना है, हिंदी की सामाजिक प्रतिष्ठा, और उसके लिए उसको ज्यादा से ज्यादा अर्थकरी विद्या के रूप में भी जोड़ देना। बाद में एक आंधी आई और लोगों ने कहा कि अर्थकरी होना जीवन की सार्थकता नहीं है। अरे हमारे यहाँ आपको याद है आचार्य मम्मट ने जब साहित्य का प्रयोजन बताया तो कहा काव्यम यशसे अर्थ करते, दूसरे उद्देश्य अर्थ जीविका उपार्जन का साधन बने। चाणक्य ने इसी आधार पर अर्थशास्त्र लिखा था, एक शास्त्र के रूप में। बहुत पहले से मान्यता है, क्योंकि मनुष्य के साथ एक पेट भी लगा हुआ है, वो है तब फिर आत्मा और चित्त और ब्रह्मांड तक हम पहुंचते हैं। उस आवश्यकता को नजरअंदाज कर देने का मतलब नई पीढ़ी के साथ घात करना होगा, और विषय के साथ भी। इतना जरूर है कि हम अपने दायित्व का विधिवत निर्वाह तभी करेंगे जब उनकी समस्याओं को बांटेंगे और उसका निदान सकारात्मक रूप से। निषेधात्मक रूप से सोचने लगेंगे तो 101 कारण मिलेंगे कि इस वजह से नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं हो सकता। विधेयात्मक बुद्धि लगाइए कि कैसे हो सकता है, तो इसका कोई न कोई उपाय अपने संसाधनों या अपनी असुविधाओं के मध्य भी निकल सकता है। पूरा पैकेज में सही 1-2 कार्यक्रम ऐसे चल सकते हैं। तो मैं आज इस मंच से आप सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि हिंदी को बचाइए, भारतीय भाषाओं को बचाइए, उसके भविष्य की रक्षा कीजिए, नई पीढ़ी की रक्षा कीजिए, और प्रयोजन मूलक हिंदी का अधिकाधिक विस्तार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लगभग घंटा सवा घंटा समय आपका लिया, इस आशा से कि ये बात हो आपके माध्यम से शायद दूर दूर तक पहुंचेगी। नमस्कार। अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए। हिंदी को बचाने का दायित्व हमारे सामने है।
एवं हिंदी को बचाएंगे तो भारतीय भाषाओं को बचा सकते हैं। यह आपने सही कहा है। तो हिंदी की पढ़ाई से किस तरह की रोजगार की संभावना हो सकती है, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो मैं अपने कॉलेज की ओर से और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों से निवेदन है, अगर कोई अपनी शंका या अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कोई भी, तुम जा सकते हो। कोई भी अपना विषय या अपनी शंका या प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। लगता है कोई शंका संशय नहीं है। हेलो। हाँ बताइए, कौन? हेलो आप सर। पूछिए पूछिए। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार कसबे महाराष्ट्र से जी, सदगुरु बोलिए गाडगे सर। महाविद्यालय कराड़ से स्वायत्त महाविद्यालय से मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी विभाग अध्यक्ष। आदरणीय सूर्य प्रकाश दीक्षित जी ने जो अभी हिंदी को लेकर रोजगार की बात जो सामने रखी है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सर जी ने सही बात रखी हुई है, क्योंकि इस विषय पर हम भी व्याख्यान देने के लिए जाते हैं, मगर सर जी ने जो बात बताई, जो तरीका बताया, उसी पद्धति से यदि छात्रों के सामने हमने पाठ्यक्रम लाए, पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों के माध्यम से बनाए, स्वायत्त महाविद्यालय हमारा है, इस महाविद्यालय के भी जरिए हमने इसी प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया और छात्रों को उसकी ओर आकर्षित किया, तो निश्चित रूप से सर जी ने जो बात कही कि भले ही पहले दूसरे दर्जे की नौकरियां न सही, लेकिन रोजगार उपलब्ध हो सकता है हिंदी के जरिए, ये बात 100% सही। और सर जी के साथ मैं उनके मतलब उनकी बात के साथ मैं 100% जुड़ गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो जितने साथी यहाँ सुन रहे होंगे, उन साथियों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि सर जी की बात के अनुसार यदि हमने हिंदी को लेकर सबके सामने यह बात रखी तो निश्चित रूप से छात्रों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। सर जी, एक बात है कि आजकल हिंदी विषय को लेकर छात्र मुंह मोड़ रहे हैं। हम स्वयं भी इसका अनुभव कर रहे हैं कि अन्य विषयों को छात्र, मतलब हिस्ट्री विषय लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, उन विषयों की तरफ छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक जमाना था जो मतलब आज हमारी सर्विस 30 वर्ष होने को आई, लेकिन 10-15 साल पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति में छात्र बड़ी और भारी संख्या में हिंदी के लिए आते थे, लेकिन आजकल हिंदी विषय को लेकर वे मुंह मोड़ ही रहे हैं। तो आदरणीय सर जी ने जो बात कही है, साथियों, उन्हीं की तरह यदि हमने छात्रों के सामने बात बताई और पाठ्यक्रमों को बनाए तो निश्चित रूप से मुझे भी लग रहा है, और आज मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, इसी पद्धति से ही छात्रों को हमें बताने की जरूरत है। तो मुझे यहाँ 2 मिनट अपनी बात रखने का मौका मिला, इसलिए मैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। आपका विचार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई साथी अपना विचार या अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो सर, एक प्रश्न है जी। प्रश्नवाचक शब्दों के बिना प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? और हमारे एक मित्र ने यह बात उठाई है।
ऐसा हो सकता है। देखिए, हमारा जो वाकतंत्र है, जिसको अंग्रेजी में मूड्स कहते हैं, हाँ उसमें एक मूड होता है इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव। जैसे मैंने आपसे पूछा, आप अच्छे हैं ना, अब ये प्रश्न हो गया, इसमें प्रश्नवाची चिन्ह नहीं लगा हुआ है। आज की टोन जो है हम लोगों की बोली बानी में, आप महसूस कर रहे होंगे कि उसमें अंग्रेजी में कहूंगे निवेगिटिज्म ज्यादा हो गया। जैसे आपका समर्थन करते हुए कहा जाएगा कि नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं। अरे जब ठीक कह रहे हैं तो नहीं नहीं क्यों? तब कहिए कि हाँ हाँ सही है, आप ठीक कह रहे हैं। सही है सर। पर वो मनोविज्ञान में भर गया। शायद इसके पीछे अहम है, हाँ इसके पीछे संशय का भाव है, व्यक्तित्व का संघर्षण है। मजबूरी में स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ प्रतिद्वंदिता भी है। इस मनोविज्ञान से बचने की आवश्यकता है। ये समाज भाषिकी कहलाती है, सोशल लिंग्विस्टिक्स। एक विषय ही अलग हो गया है। हर भाषा में अलग अलग तरह के संबोधन होते हैं, अलग अलग तरह का वाक्य विन्यास होता है, अलग अलग तरह के मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं। क्यों इनको चुना गया है, क्यों उनकी अलग अलग प्रसक्ता दिखाई देती है? इसलिए कि उनकी सोशियोलॉजी अलग है। तो ये समाज मनोविज्ञान का विषय है और उसके उपचार की जरूरत है। आजकल इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है और इंटरव्यू में बहुत सहायक होती है। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार कला जो है, उसका प्रशिक्षण भी एक रोजगार परक पाठ्यक्रम। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत सारे प्रतियोगी हैं, जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन हाव भाव, उनके अनुभव, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो अच्छी नहीं लगती है, और तब निर्णायक मंडल उनसे नाराज हो जाता है या प्रभावित नहीं होता है। तो उसमें शब्दों का बड़ा खेल होता है। जैसे आपसे मैं असहमत हूं, तो एक तो सीधे कह सकते हैं कि नहीं मैं आपसे असहमत हूं, ऐसा नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि संभव है आप भी ठीक कह रहे हो, विचारणीय बात है ये, मैं इस पर सोचूंगा। उसका मतलब ये है कि मैं आपका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीधे टकराहट। इसी को हमारे यहाँ पहले शिष्टाचार कहा जाता था। शिष्टाचार पहले भाषा के स्तर पर आता है, बाद में आचरण के स्तर पर। तो आज इस आपातस्थिति के युग में आप देखिए, हम लोगों की जबान बहुत खराब हो गई है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको लखनऊ का एक किस्सा बताता हूँ। लखनऊ अपनी भाषा की नम्रता कह लीजिए, एक अदब कह लीजिए, नफासत या नजाकत कह लीजिए, उसके लिए बहुत मशहूर रहा है। एक बार की बात है, मीर साहब, मीर लखनवी उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए थे, दिल्ली से लखनऊ आए और यहां से फिर वापस गए। तो जिस गाड़ी, तब गाड़ियां चलती थी लखनऊ दिल्ली के बीच में, बैलगाड़ियां, 5-6 दिन लगते थे। तो वहां नवाब ने पूछा कि इस यात्रा में साहब को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो गाड़ीवान ने कहा कि नहीं तकलीफ तो नहीं हुई है, लेकिन रास्ते भर वो बोले नहीं है, तो लगता नाराज है किसी बात। तो उनके पास बादशाह पहुंचे, उन्होंने कहा कि सुना आप नाराज हैं, आपने गाड़ीवान को जवाब नहीं दिया, उससे आप बोले नहीं। तो मीर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन जब मैंने इसे बात की, तो इसने जोर से समर्थन करते हुए कहा कि हाँ जी, हाँ जी। और हम जी हाँ कहने वाले आदमी हैं, तो हमने देखा कि 4 दिन में हमारी जबान गंदी हो जाएगी, इसलिए हमने बात नहीं की। इतना ध्यान दिया जाता था भाषा की बोली बानी पर, संभाषण कला पर, भाषा की नजाकत नफासत पर। ये एक अध्ययन का विषय है बंधु। हमारे यहाँ लखनऊ में जो नवाबों की भाषा रही है, इस पर बहुत जोर देते हैं। एक एक नुक्ता अगर कहीं गड़बड़ हो गया उच्चारण में, कागज को कागज न कहकर कागज कह दिया, तो दूसरा सुनकर के धीरे से मुस्कुरा देता था कि ये शऊर नहीं है इसको बोलने का। और इसी तरह से आपस में जो बातचीत करते थे, यहाँ का एक रिवाज था
कि अगर कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को बुला रहा हो तो चपरासी से कहेगा कि फला साहब को मेरा सलाम दो, तो फला साहब समझ जाते थे कि साहब ने बुलाया है। ये नहीं कहते थे कि उसको बुलाओ। हम चपरासी की निगाह में अपने अधिकारी को छोटा कर देंगे। अगर किसी से पूछना होता था कि आपकी तबीयत सुना खराब है, तो वाक्य बनता था कि सुना आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज है। हम कैसे कहें कि आपकी तबीयत खराब है? ये भाषिक शिष्टाचार कहलाता। तो खैर इसमें बनावट ज्यादा है, अब उतना तो नहीं, लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे कि आपाधापी इतनी बढ़ गई है कि बोलते हुए हम फिचकुर निकाल रहे हैं, एसल्टी हो रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। वो शिष्टता, वो शालीनता जा रही है, उसको बचाने की जरूरत है। इसके लिए भी अलग अलग तरह के अगर प्रशिक्षण केंद्र या शिविर ही चला दिए जाएं सही उच्चारण के लिए, सही वाक्य विन्यास के लिए, तो भाषा का बड़ा हित होगा। कहने का तात्पर्य यह है बंधु की कार्यक्रम बहुत है, भाषा संबंधी एक संपूर्ण संसार है, बस संकल्प की जरूरत है कि उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं? आपका स्वागत है। तो मित्रों, अगली कड़ी के रूप में, इस व्याख्यान में अगली कड़ी के रूप में मैं अपने मित्र जो श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के जो हिंदी विभाग में सेवारत है डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, मैं इनका स्वागत करता हूं कि कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में सभी का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तिवारी जी। जी धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 15वें व्याख्यान में आज गुरुमह आचार्य सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का व्याख्यान सुनकर हम आह्लादित हैं और एक विराट भावभूमि पर ले जाकर इस विषय को उन्होंने जो खड़ा किया, एक बड़ा विराट कैनवास बनाते हुए, वो उन्हीं के द्वारा संभव है। और इस हेतु हमारे गुरु के गुरु के चरणों में मैं विनत हूँ, प्रणाम करता हूँ और सर का अभिनंदन करता हूँ कि कार्यक्रम में उन्होंने अपना कीमती समय देकर यह विराट संभाषण हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। हिंदी की रोजगार परकता अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी कैसे पढ़ें, हिंदी पढ़कर हम रोजगार कैसे हासिल करें, हिंदी पढ़कर हम किन किन नौकरियों में जा सकते हैं, कौन कौन सा रोजगार कर सकते हैं, उसे कैसे हम अर्थकरी विद्या बना सकते हैं, इसको लेकर जितना गुरु गंभीर वक्तव्य गुरुवर द्वारा प्रस्तुत किया गया, इस हेतु हम बहुत आभारी हैं और सर के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए तमाम प्राध्यापक बंधु हैं, प्राचार्य गण हैं, मैं सभी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में 5-6 डिग्री कॉलेजेस के अलग अलग प्राचार्य जुड़े हुए हैं और अलग अलग विश्वविद्यालयों से प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय के दक्षिण भारत के अलग अलग हिस्से से, देश के अलग अलग कोने से जो विद्वज्जन हमारे साथ जुड़े, जो जिन्होंने कार्यक्रम में जुड़ करके ये इस परिचर्चा को सुना, प्रश्न सत्र में सम्मिलित हुए, मैं सभी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महाविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम और पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके संरक्षण में ये कार्यक्रम गतिमान है
हमारे मित्र जो कर्नाटक में पॉम्पे कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, जो संचालन कर रहे हैं, डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। जो ये 15वां व्याख्यान आज संपन्न हुआ है। इसी श्रृंखला में हमारे हिंदी विभागाध्यक्ष आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यद्यपि ये औपचारिकता ही है, सब कुछ उन्हीं की प्रेरणा और संकल्पना के मुताबिक हो रहा है, तो प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित उनके प्रति भी करता हूं। हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य द्वय डॉक्टर डी.के. गुप्त सर और डॉक्टर हरिप्रकाश श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर दमयंती तिवारी मैडम जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हें प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमन चंद्रा मैडम जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि वो कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। और मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान इस अर्थ में भी रहा है कि इसमें अलग अलग विषयों से लोग, गणित विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे सर जुड़े हुए हैं। एक साथ जो है भटौली कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार साहित्य भूषण से समलंकृत डॉक्टर सूर्यपाल सिंह सर भी जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी चरण स्पर्श करते हुए उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बभनान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर धर्मेंद्र शुक्ल सर जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चीन में लंबे समय तक विजिटिंग प्रोफेसर रहे डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनके प्रति भी साभिवादन धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में संस्कृत विभागाध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज से डॉक्टर मनशाराम वर्मा सर जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मैं साभिवादन धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक लंबी कड़ी है, मैं सबका नाम नहीं गिना सकता हूं। मैं सबके प्रति विनयावनत हूं कि आप लगातार हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राम समुद्र सिंह सर भी जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी कड़ी में बांदा से जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बांदा से डॉक्टर अश्विनी शुक्ल जी हमारे जो मित्र हैं और वहाँ हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी डीवी कॉलेज उरई में हैं, वो भी जुड़े हुए हमारे साथ, मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर उषा पाठक मैडम जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ एक लंबी केरल राजकीय महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम से डॉक्टर शबाना हबीब जी जुड़ी हुई हैं, जो लगातार वहां भी एक व्याख्यानमाला वो चला रही हैं बहुत सुंदर ढंग से। समानांतर लगभग उनके भी 15 व्याख्यान हो चुके हैं, लगभग एक साथ चल रहे हैं, वो समय का कुछ अंतर है केवल, तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। केरल से डॉक्टर सिंधु टीआई जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी क्रम में डॉक्टर पी प्रिया केरल से जुड़ी हुई हैं, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास्तव जी जो बीएड विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं एलबीएस कॉलेज में, मैं उन्हें भी साभिवादन धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी तरह मैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और अध्यक्ष महोदय विभागाध्यक्ष आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र की अनुमति से मैं इस कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलने के लिए पुनः डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी को माइक हैंड ओवर करता हूं। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने हेतु तिवारी जी आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि कार्यक्रम के संचालन में आपका बड़ा ही सहयोग रहा। तो मैं फिर से आज के महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए आचार्य सूर्य प्रसाद दीक्षित उनका मैं हृदय से अपने मंगलूरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से और पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलूरु की ओर से और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की ओर से इनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मित्रों, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जो पूरे भारत भर में
सुदूर दक्षिण से उत्तर तक के सभी जो विद्वत जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।